नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शारदा योग के विषय में। शारदा योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में शारदा योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग आजीवन सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, वैभवशाली जीवन व्यतीत करते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं, सदाचारी होते हैं, परोपकारी होते हैं और विद्वान होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शारदा योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों को राजा का कृपा पात्र मिलता है, मतलब ऐसे लोगों को गवर्नमेंट और अथॉरिटीज द्वारा फेवर प्राप्त होता है। जिन लोगों की कुंडली में शारदा योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों को परिवार का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है, कुटुंब का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है, इन्हें पत्नी का और बच्चे का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे लोग सत्कर्म करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं और निरंतर परिश्रम के द्वारा जीवन में अच्छी सफलता अर्जित करते हैं और समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शारदा योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग हमेशा निरंतर परिश्रमी होते हैं, कर्मठ होते हैं और मेहनत के द्वारा समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटीज का फेवर प्राप्त करते हैं। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में शारदा योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग समृद्ध होते हैं, भाग्य हमेशा इनका साथ दे देता है, भाग्यशाली होते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं शारदा योग की परिभाषा के ऊपर। बृहद पराशर होरा शास्त्र में शारदा योग की व्याख्या की गई है, जहां पर ऋषिवर ने यह बताया है कि शारदा योग दो तरीके से कुंडली में बन सकता है। इसकी दो परिभाषाएं ऋषिवर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताई है, जिसमें पहली परिभाषा यह है, जो कि पहली डिफिनीशन है। इसके अंतर्गत जो कंडीशंस बताई गई है वो ये है कि पहली परिभाषा के अंतर्गत देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन बताई गई है वो ये है, दशम भाव का स्वामी, कुंडली में जो दशम भाव का स्वामी है वह कुंडली के पंचम भाव में स्थित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बृहद पराशर होरा शास्त्र में शारदा योग बनने की दो परिभाषाएं बताई गई हैं, दो डिफिनीशन बताई गई हैं। अब मैं उनके सामने आपकी मैं व्याख्या करता हूं। जो पहली परिभाषा बताई गई है, जिसके अंदर डिफिनीशन ये है कि कुंडली में दशम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित होना चाहिए, बुध केंद्र के किसी भाव में स्थित होना चाहिए। बुध केंद्र के किसी भाव में स्थित होना चाहिए, मतलब बुध चाहे पहले भाव में स्थित हो, चाहे चौथे भाव में स्थित हो, चाहे सातवें भाव में स्थित हो, चाहे 10वें भाव में स्थित हो, और सूर्य सिंह राशि में स्थित होना चाहिए। जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो पहली परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन ये है कि कुंडली में दशम भाव का स्वामी पंचम भाव में होना चाहिए और बुध कुंडली के किसी केंद्र स्थान में स्थित होना चाहिए। मतलब बुध चाहे पहले भाव में स्थित हो, चाहे चौथे भाव में स्थित हो, चाहे सातवें भाव में स्थित हो और चाहे 10वें भाव में स्थित हो, और सूर्य स्थित होगा तो सिंह राशि में स्थित होगा। मतलब जो शारदा योग बनने की जो कंडीशन है, जो परिभाषा है, पहली परिभाषा है, उसके अंतर्गत जो मैंडेटरी कंडीशन है, जो अनिवार्य कंडीशन है, वो ये है कि दशम भाव का स्वामी पंचम भाव में होगा और बुध कुंडली के किसी केंद्र स्थान में स्थित होगा, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे सातवें भाव में, चाहे 10वें भाव में, और सूर्य जब भी स्थित रहेगा तो सिंह राशि के अंतर्गत ही रहेगा, सिंह राशि में ही स्थित रहेगा। तो मित्रों, जो पहली परिभाषा है, इसके अंतर्गत तीन अनिवार्य कंडीशन हो गई। जो पहली अनिवार्य कंडीशन ये है कि दशम भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में हो। दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये हो गई कि बुध केंद्र के किसी भाव में स्थित होना चाहिए, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे सातवें भाव में और चाहे 10वें भाव में। और तीसरी अनिवार्य कंडीशन पहली परिभाषा के अंतर्गत ये हो गई कि सूर्य सिंह राशि में ही स्थित होना चाहिए। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल चार्ट के माध्यम से आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, और मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बता रहा हूं वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। और मैं यहाँ पे सैंपल चार्ट मैंने वृषभ लग्न का लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बताऊंगा वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। आप अपनी कुंडली में उस सिद्धांत को मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत आपके लग्न अनुसार मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में शारदा योग का निर्माण हो रहा है। तो मित्रों, जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो पहली परिभाषा बताई गई है शारदा योग बनने की, मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कैसे बनता है कुंडली में शारदा योग। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने वृषभ लग्न को सैंपल चार्ट बनाया है और मैं जो सिद्धांत बता रहा हूं सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। तो मैंने जो पहली परिभाषा जो शारदा योग की है, उसके अंतर्गत जो पहली अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि दशम भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में स्थित होना चाहिए। तो वृषभ लग्न की कुंडली में दशम भाव में लिखा है 11 नंबर, मतलब कुंभ राशि, जिसका स्वामी होता है शनि।
तो शनि को ला करके हमने पंचम भाव में स्थित कर दिया। जो पहली परिभाषा थी बृहद पराशर होरा शास्त्र में शारदा योग बनने की, जिसकी पहली अनिवार्य कंडीशन यह है कि दसम भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में स्थित होना चाहिए। तो वृषभ लग्न कुंडली में दसम भाव में आ रहा है 11 नंबर, मतलब कुंभ राशि, जिसका स्वामी होता है शनि। तो हमने बताई गई कंडीशन के अनुसार उसको पंचम भाव में लिख दिया। और दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये बताई गई पहली परिभाषा के अंतर्गत कि बुध कुंडली के किसी केंद्र स्थान में स्थित होना चाहिए, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे सातवें भाव में, चाहे 10वें भाव में। तो चलिए हमने बुध को लिख दिया 10वें भाव में, बुध ग्रह को हमने लिख दिया 10वें भाव में। और जो पहली परिभाषा के अंतर्गत जो तीसरी अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि सूर्य सिंह राशि में ही स्थित होने चाहिए, ये अनिवार्य है। तो हमने सूर्य को भी सिंह राशि में लिख दिया। तो मित्रों, सूर्य को हमने सिंह राशि में लिख दिया। तो जो पहली परिभाषा बताई गई है बृहद पराशर होरा शास्त्र में शारदा योग बनने की, उसमें 3 अनिवार्य कंडीशन है। पहली अनिवार्य कंडीशन दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित होना चाहिए। तो हमने प्रस्तुत कुंडली जो कि वृषभ लग्न की है, जिसमें दशम भाव में आ रहा है 11 नंबर, मतलब कुंभ राशि, जिसका स्वामी होता है शनि, उसको हमने पंचम भाव में स्थित कर दिया। और दूसरी अनिवार्य कंडीशन है कि बुध कुंडली के किसी केंद्र स्थान में स्थित होना चाहिए, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे सातवें भाव में, चाहे 10वें भाव में। तो हमने बुध को 10वें भाव में केंद्र स्थान में हमने लिख दिया। और तीसरी अनिवार्य कंडीशन पहली परिभाषा के अंतर्गत यह है कि सूर्य सिंह राशि में स्थित होने चाहिए। तो हमने सूर्य को सिंह राशि में स्थित कर दिया। तो अगर इस तरह की, तो इस प्रकार से मैंने एक सैंपल जार के माध्यम से आपको समझाया कि किस तरह से कुंडली में बनेगा शारदा योग। तो मैंने पहली परिभाषा को आपके सामने एक्सप्लेन किया बृहद कि कैसे बनेगा शारदा योग। तो मित्रों, मैंने आपको सैंपल चार्ट के माध्यम से बताया है कि कुंडली में सैंपल चार्ट का ये कैसे निर्माण होगा शारदा योग का। अब मित्रों, अब हम बात करते हैं कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऋषिवर ने जो दूसरी परिभाषा बताई है शारदा योग बनने की, वो किस टाइप की है। मित्रों, बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऋषिवर ने कहा है कि शारदा योग 2 तरीके से बन सकता है। इस योग को बनने की उन्होंने 2 व्याख्या की है। तो पहली परिभाषा तो मैंने आपको बता दी कि अगर इस तरह की स्थिति कुंडली में बन रही, जिसका मतलब शारदा योग का निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली में। और मैं दूसरी बात की परिभाषा आपको बताता हूं। वो बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि शारदा योग 2 तरीके से बन सकता है। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में शारदा योग का निर्माण हो रहा है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरी परिभाषा जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताई गई है, उसके अंतर्गत कहा यह गया है कि गुरु या बुध, ध्यान दीजिएगा, गुरु या बुध कुंडली में चंद्रमा से त्रिकोण में स्थित होना चाहिए। गुरु या बुध चंद्रमा से त्रिकोण में स्थित होना चाहिए। यहां पे त्रिकोण का मतलब है कि चंद्रमा से चाहे पंचम भाव में हो, चाहे नवम भाव में हो। तो जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में शारदा योग बनने की जो दूसरी परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत जो पहली कंडीशन है वो ये है कि गुरु या बुध चंद्रमा से त्रिकोण में होना चाहिए। मतलब चाहे पंचम भाव में स्थित हो, चंद्रमा से चाहे पंचम भाव में स्थित हो, चाहे चंद्रमा से नवम भाव में स्थित हो। मतलब गुरु या बुध चंद्रमा से चाहे पंचम भाव में स्थित हो, चाहे चंद्रमा से नवम भाव में स्थित हो। और दूसरी अनिवार्य कंडीशन यह है कि मंगल एकादश भाव में स्थित रहेगा। जो शारदा योग बनने की जो दूसरी परिभाषा ऋषिवर ने बताई है बृहद पराशर होरा शास्त्र में, उसके अंतर्गत जो पहली कंडीशन है, पहली अनिवार्य कंडीशन है, वो ये है कि गुरु या बुध चंद्रमा से त्रिकोण में होने चाहिए। मतलब गुरु या बुध चंद्रमा से चाहे पंचम भाव में हो, चाहे चंद्रमा से नवे भाव में स्थित होने चाहिए। और जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि मंगल कुंडली के एकादश, मतलब 11वें भाव में स्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार की अगर स्थिति कुंडली में बन रही है तो कुंडली में शारदा योग का निर्माण हो रहा है। फिर मैं आपको एक सैंपल चार्ट के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि जो दूसरी प्रकार की जो परिभाषा बताई गई है शारदा योग बनने की, वो किस प्रकार बनती है। और मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बताऊंगा मित्रों, वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। आप अपनी कुंडली में जो मैं सिद्धांत आपको बताऊंगा, आप उसे अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार उसे मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में शारदा योग का निर्माण हो रहा है। तो दूसरी परिभाषा जो बताई है ऋषिवर ने, उसके अंतर्गत कहा है कि बुध या गुरु चंद्रमा से त्रिकोण में होना चाहिए। मतलब चंद्रमा से पंचम भाव में स्थित हो, चाहे नवम भाव में स्थित हो। तो मान लीजिए कि चंद्रमा, आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए कि चंद्रमा, ये वृषभ लग्न कुंडली मैंने सैंपल चार्ट बनाया है और जो सिद्धांत है मैं बता रहा हूं वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मेरे बताए गए सिद्धांत को मैच करके देखिएगा।
अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में शारदा योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। दूसरी परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है, जो पहली कंडीशन है कि गुरु या बुध चंद्रमा से त्रिकोण में होना चाहिए, मतलब चंद्रमा से चाहे पंचम भाव में हो चाहे नवम भाव में हो। तो लेट एज्यूम, मान लीजिए कि हमने चंद्रमा को वृषभ लग्न कुंडली में लग्न में ही हमने चंद्रमा को स्थित कर दिया। तो गुरु या बुध चाहे चंद्रमा से पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो। तो मान लीजिए कि हमने गुरु को यहां पे लिख दिया पंचम भाव में, गुरु को हमने लिख दिया पंचम भाव में। तो जो पहली कंडीशन है कि गुरु या बुध चंद्रमा से त्रिकोण में होने चाहिए, मतलब चंद्रमा से चाहे पंचम भाव में हो और या चाहे चंद्रमा से नवम भाव में हो। तो मैंने लिखने के लिए यहां पे गुरु को लिख दिया पंचम भाव में। तो चंद्रमा से जो गुरु है, चंद्रमा से जो गुरु है वो पंचम भाव में है, 1 2 3 4 5। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में जो गुरु है वो चंद्रमा से पंचम भाव में है, मतलब चंद्रमा से त्रिकोण में है। और जो दूसरी परिभाषा के अंतर्गत जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन बताई गई है वो ये है कि मंगल कुंडली के एकादश भाव में स्थित होने चाहिए। मंगल जो होंगे वो कुंडली के एकादश भाव में स्थित होने चाहिए। तो इस प्रकार से भी कुंडली में शारदा योग का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, ऋषिवर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में शारदा योग बनने की जो दूसरी परिभाषा बताई है उसके अंतर्गत कंडीशन ये है कि गुरु या बुध चंद्रमा से त्रिकोण में होना चाहिए, मतलब चंद्रमा से चाहे पंचम भाव में स्थित हो चाहे नवम भाव में स्थित हो। और दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये बताई है कि साथ ही साथ मंगल कुंडली के एकादश भाव में ही स्थित होना चाहिए, मतलब मंगल इस योग को बनने के लिए मंगल एकादश भाव में ही स्थित होने चाहिए। तो दूसरी जो शारदा योग की जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत दो अनिवार्य कंडीशन हो गई। पहली अनिवार्य कंडीशन ये हुई कि गुरु और बुध चंद्रमा से त्रिकोण में होने चाहिए, चाहे चंद्रमा से पंचम भाव में चाहे नवम भाव में। और दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये हो गई कि मंगल जब भी रहेंगे तो एकादश भाव में ही रहेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति अगर कुंडली में बन रही है तो कुंडली में इस प्रकार से भी शारदा योग का निर्माण होगा। तो आपको समझाने के लिए मैंने वृषभ लग्न कुंडली में मैंने चंद्रमा को लिखा और चंद्रमा से पंचम भाव में मैंने गुरु को लिख दिया। और जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन थी कि मंगल जब भी रहेंगे तो कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे, तो मैंने मंगल को एकादश भाव में लिख दिया। तो इस प्रकार से इस कुंडली में शारदा योग का निर्माण हो रहा है। और मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बता रहा हूँ वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। आप अपनी कुंडली में अपने जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार उसे मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में शारदा योग का निर्माण हो रहा है। ये इस तरह से भी बन सकता है, मान लीजिए हमने यहां गुरु के बजाय अगर बुध लिख दिया, गुरु के बजाय यहां पे बुध लिख दिया। अब हमने मैंने जो कंडीशन बताई थी आपको कि गुरु या बुध चंद्रमा से त्रिकोण में होना चाहिए, तो गुरु के द्वारा भी बन सकता है या फिर बुध भी अगर चंद्रमा से त्रिकोण में होंगे, मतलब बुध चंद्रमा से चाहे पंचम भाव में हो चाहे नवम भाव में हो और मंगल एकादश भाव में होंगे तो भी इस प्रकार से शारदा योग का निर्माण होगा। तो हमने प्रस्तुत उदाहरण में गुरु को हटा करके हमने बुध को लिख दिया और बुध चंद्रमा से पंचम भाव में स्थित है, तो फिर इस प्रकार से कुंडली में शारदा योग का निर्माण होगा। और दूसरी परिभाषा के अंतर्गत जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये है कि मंगल जब भी रहेंगे तो एकादश भाव में ही रहेंगे, तो वहां पे मंगल एकादश भाव में ही फिक्स रहेंगे। अब चाहे मान लीजिए कि बुध को हटा करके यहां से हमने नवम भाव में लिख दिया तो भी शारदा योग बनेगा। कैसे? क्यों? कोई चंद्रमा लग्न में है और चंद्रमा से नवे भाव में बुध स्थित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बुध यहाँ पे चंद्रमा से नवम भाव में स्थित है, तो पहली कंडीशन क्वालिफाई हो गई। और मंगल एकादश भाव में स्थित है, इसलिए दूसरी कंडीशन भी क्वालिफाई हो गई। तो इस प्रकार से इस कुंडली में शारदा योग का निर्माण हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो शारदा योग बनने की जो दूसरी परिभाषा है वो ये है कि गुरु या बुध चंद्रमा से त्रिकोण में स्थित होने चाहिए, मतलब गुरु या बुध चंद्रमा से चाहे पंचम भाव में हो चाहे नवम भाव में स्थित होने चाहिए। और मंगल, जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन है कि मंगल एकादश भाव में ही स्थित होने चाहिए, जो इस योग के लिए कंपलसरी है। तो दूसरी परिभाषा में कंपलसरी कंडीशन यह है कि मंगल एकादश भाव में स्थित होने चाहिए। और गुरु या बुध जहां कहीं भी चंद्रमा कुंडली में स्थित है, गुरु या बुध कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा स्थित है, चंद्रमा से चाहे पंचम भाव में गुरु या बुध हो चाहे चंद्रमा से नवम भाव में गुरु या बुध हो, अगर इस तरह की स्थिति कुंडली में बन रही है तो फिर कुंडली में शारदा योग का निर्माण हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, जिन लोगों की कुंडली में शारदा योग का निर्माण होता है ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं।
आजीवन सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, वैभवशाली जीवन व्यतीत करते हैं, गवर्नमेंट और अथॉरिटीज का इनको फेवर प्राप्त होता है, इन्हें कुटुंब और परिवार का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। तो मित्रों, कुंडली में दो प्रकार से शारदा योग बन सकता है। पहली परिभाषा यह थी कि दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित होना चाहिए, और बुध जो पहली परिभाषा के अंतर्गत जो पहली अनिवार्य कंडीशन थी वो ये थी कि दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित होना चाहिए, बुध कुंडली के किसी केंद्र स्थान में होना चाहिए, मतलब बुध चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे सातवें भाव में, चाहे 10वें भाव में स्थित होना चाहिए। और पहली परिभाषा के अंतर्गत जो तीसरी अनिवार्य कंडीशन थी वो ये थी कि सूर्य सिंह राशि के ही अंदर स्थित होने चाहिए, ये अनिवार्य कंडीशन है। तो पहली परिभाषा के अंदर 3 अनिवार्य कंडीशन हो गई, 3 कंपल्सरी कंडीशन हो गई। और जो दूसरी परिभाषा बताई शारदा योग की ऋषिवर ने, वो ये थी कि कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा स्थित हो, चंद्रमा से पंचम भाव में चाहे चंद्रमा से 9वें भाव में गुरु या बुध स्थित हो, और मंगल कुंडली के एकादश भाव में स्थित हो। जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन थी कि मंगल कुंडली के एकादश भाव में ही स्थित होनी चाहिए। तो अगर इस प्रकार की स्थिति अगर कुंडली में बन रही तो कुंडली में शारदा योग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, ये थी शारदा योग की परिभाषा, और जो मैं यहाँ पे जो सिद्धांत बता रहा हूँ वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार उस सिद्धांत को मैच करके देखिए, अगर वो सिद्धांत मैच कर रहा है तो आपकी कुंडली में शारदा योग बन रहा है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं, ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।